नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त देश और प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। यानी समझ लीजिए कि जब से अमेठी का चर्चित मुंशीगंज हॉस्पिटल बंद हुआ है, सीज किया गया है, उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कटाक्ष का दौर चल रहा है, वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त भारत टीवी पर एक्सक्लूसिव हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कुछ राजनीतिक हलचल हो रही है उसके क्या मायने हैं, और खास तौर पे जो अमेठी का बहुचर्चित हॉस्पिटल सीज किया गया है, वहां पर बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी हैं जो कि लगातार अमेठी में दौरा कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अमेठी की मैं दीदी हूं। सच्चाई क्या है? क्या वो अमेठी की दीदी हैं? क्या पिछले 5 सालों में उन्होंने वो काम किया है जो पहले सांसद हुआ करते थे राहुल गांधी, उन्होंने नहीं किया था? तमाम सारे सुलगते सवाल हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए दमदारी से आपको नजर आते हैं अक्सर टीवी डिबेट में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर, पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, अमेठी का एक हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल जो कि कई दशकों से अमेठी की सेवा कर रहा था, आसपास के इलाकों की सेवा कर रहा था, वो एक मौत होती है, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो है उस अस्पताल को सीज कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सियासत नहीं है, ये शत्रुता है। सियासत में देश की आज़ादी के बाद आज तक इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई जिस तरह की घटनाएं हमें अब देखने को मिल रही हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्हें गांधी नाम से नफरत है। ये कहते तो हैं कि हम गांधी के फॉलोअर हैं, मजबूरी में सब महात्मा गांधी की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये देश गांधी का है। सच बात यह है कि इन्हें गांधी से चिढ़ है। जहां भी गांधी नजर आता है, ये उन सब प्रतिष्ठानों को सीज करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके कर देंगे। लेकिन सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, सियासत बनती है, बिगड़ती है। देश नहीं बिगड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इन्होंने जो हॉस्पिटल सीज किया है, एक दिन इसी प्रदेश की जनता, इसी देश की जनता इनकी दुकान को सीज कर देगी। अमेठी में वो कह रहे हैं कि लापरवाही हुई इलाज में और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया और इंजेक्शन के बाद जो है उसकी जो प्रोसीजर होता है वो पूरा नहीं किया गया और मौत हो गई महिला की, इसकी वजह से सीज कर दिया गया। जांच बैठाते, डॉक्टर की गलती थी उसे सजा देते, कंपाउंडर की गलती थी उसे सजा देते, स्टाफ की गलती थी उसे सजा देते, इंजेक्शन गलत था तो उस कंपनी के खिलाफ जांच बैठाते। हॉस्पिटल सीज करना ये तो बेतुका और बहुत ही वाहियात फैसला है। वरुण गांधी भी आपके पक्ष में लेटर लिख चुके हैं। क्या लगता है कि जो भाई भाई का कॉम्बिनेशन है वो बनने वाला है? क्या ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस ज्वाइन करता है तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन वरुण गांधी के विषय में टिप्पणी करने वाला मैं कौन होता हूँ? इस सवाल का जवाब या तो राहुल जी दे सकते हैं, प्रियंका गांधी दे सकती हैं, या वरुण गांधी दे सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो अमेठी है, अमेठी का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार वहां पे हमने विकास किया है और जो पिछले कई दशकों से कांग्रेस अमेठी में नहीं कर पाई वो हमने किया है। लेकिन जो अमेठी में अभी तक अराजकता थी, जो तमाम सारी चीजें चल रही थी, उनको अब पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि वो बदले की कार्रवाई है या फिर वो विकास की तरफ एक कदम है कि जो गलत चीजें उनको किनारे किया जा रहा है? भगवान को किसी ने देखा नहीं है, महसूस किया है जी। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि बदले की भावना से ये सरकार काम करती है। अमेठी का जो अस्पताल बंद किया गया बहुत चर्चा में है इस वक्त, चूंकि वो 10 जिलों का, रूरल इलाकों का सबसे हाईटेक आधुनिक सुविधाओं वाला वो हॉस्पिटल माना जाता था, उसे एक मौत के बाद बंद कर दिया गया। कारण क्या था? ट्रस्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये वजह थी या फिर जो वहां पर लापरवाही हुई इलाज में वो वजह थी? देखिए, मुझे लगता है योगी जी को थोड़ा विराट हृदय रखना चाहिए। उन्हें इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अस्पताल न राहुल जी का है, न प्रियंका जी का है, न सोनिया गांधी जी का है, संजय गांधी जी का नहीं है। जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, है ना, उनके नाम पर अस्पताल होते हैं, स्टेडियम्स होते हैं, सड़कें होती हैं, वो अपने साथ थोड़े ले जाते हैं। अस्पताल तो जनता का है। तो इस अस्पताल को बंद करने से कौन परेशान हो रहा है? संजय गांधी, राजीव गांधी, वो तो ऊपर हैं, स्वर्ग में है। जनता परेशान हो रही है। तो योगी जी को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और मुझे यकीन है कि इसको जल्दी वो उनको खोलना चाहिए और खोलना पड़ेगा। वहाँ की चर्चित सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, तो केंद्रीय मंत्री हैं। सांसद आते जाते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। जनता में पिछले 10 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सत्ता है, सरकार है,
कोई भी ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा, रेड भाजपा के नेता की क्यों नहीं होती? क्या ये सब दूध के धुले हैं? और तो और जो इनकी सपोर्ट में होता है उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। सोनिया गांधी के दामाद के घर सीबीआई जाती है, ईडी जाती है। सोनिया गांधी को ईडी तलब करती है। राहुल गांधी को 50 घंटे बैठा करके इंट्रोगेशन किया जाता है। चिदम्बरम के घर सीबीआई कूद जाती है, लेकिन अजीत पवार के घर नहीं जाती, प्रफुल्ल पटेल के घर नहीं जाती, मायावती जी के घर नहीं जाती। ये क्या है? हेमंत विश्वा शर्मा का सारा पुलंदा जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मुकुल राय ममता बनर्जी के राइट हैंड होते थे, उनके घर सीबीआई गई, उनके घर ईडी गई, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो ये हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। इनके सब कुकृत्यों पे सरकार मौन हो जाती है। ईडी मौन, सीबीआई मौन, इनकम टैक्स मौन। और अगर कोई कांग्रेस का नेता 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी उसके गड़े हुए मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लाते हैं, कुछ नहीं मिलता ईडी की रेड में। ये तो 70 साल देश पे राज किया तो हिसाब नहीं मांगा जाएगा? 70 साल क्या किया? मांगो ना हिसाब, दे तो दिया जनता ने हिसाब। 14 में हरा दी कांग्रेस, अब क्या सूलीप चढ़ाओगे हमें? अरे भाई, जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। अभी हिमाचल और कर्नाटक की जो आपको डोज मिली है जीत की, क्या लगता है? लोकसभा चुनाव करीब है। कोई डोज वोज नहीं है, वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी से लोग नाराज थे। कर्नाटक में हम जीते, हिमाचल में हम जीते, अब 3 राज्यों में चुनाव है। हमारी कोशिश है हम वहाँ जीतेंगे, हमारा प्रयास है कि हम 24 में भी जीतें। आचार्य जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप एक अलग पहचान रखते हैं। क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है, आज आप राष्ट्रीय ब्राह्मण महाकुंभ में भी हरिद्वार आए थे, तो मतलब क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है बेसिकली वो ब्राह्मणों के लिए क्या लगता है, काम कर रही है या फिर कुछ? देखिए, ये विषय जो है, मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बचा है या ठोकतंत्र हो गया है। नहीं तो गुंडाई करोगे तो? नहीं, गुंडों के पक्ष में तो कोई भी नहीं है, लेकिन एनकाउंटर के नाम पे छोटे छोटे बच्चे उठा करके गोली मार देते हैं। ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। आपको हक नहीं है किसी को भी। पुलिस को अगर हक दे दिया जाएगा फैसला करने का ऑन द स्पॉट, वो हिंदू मरे मुसलमान मरे विषय वो नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये देश की जनता को फैसला करना पड़ेगा कि देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या पुलिस या गोली से चलेगा। ये तो करें बुलडोजर से कानून व्यवस्था टाइट की जाएगी। इनकी सत्ता है, चढ़ाएं बुलडोजर, चलाएं। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। एक पार्टी के लिए ठीक हो सकता है, एक लीडर के लिए ठीक हो सकता है, जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, जिस दिन आपके घर पे बुलडोजर चलेगा उस दिन पूछूंगा, जिसके घर पे चलता है बुलडोजर, ये कौन सा लॉ है? अगर किसी ने चोरी की है, उसको चोरी की धाराएं हैं, चोरी की धाराएं में बंद करो, सजा दिलाओ। मर्डर किया, मर्डर के लिए सजा है। मर्डर करता, हत्या कोई व्यक्ति करता है या कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो व्यक्ति करता है, उसका घर नहीं करता। व्यक्ति ने अपराध किया, तुमने उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, व्हाट इज दिस? ये तो कानून नहीं है। उसके घर में उसकी माँ रहती है, बहन रहती है, बेटी रहती है, बेटा रहता है, भाई रहते हैं, क्या सारे दोषी हो गए? घर तो सबका है। तो ये कौन सा न्याय है? एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे अभी इंडिया गठबंधन हुआ है और कई दलों के साथ कांग्रेस ने एक बड़ा अलायंस बनाया हुआ है। यूपी में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया गया था, जो फ्लॉप साबित हुआ था। क्या लगता है इस बार फिर से वो तैयारी हो रही है? देखिए, दलों के मिलने से दिल मिल जाएंगे जरूरी नहीं। मैं इसमें बड़ी स्पष्ट राय रखता हूँ। मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर के 2019 का चुनाव लड़े, लेकिन मायावती जी के वोट बैंक जो था, उनके सपोर्टर्स जो थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, और जो समाजवादी पार्टी के जो कैडर था उसने मायावती जी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया काफ़ी हद तक। तो मुझे अभी डाउट है। बीजेपी एक बहुत ताकतवर पार्टी है, बहुत ज़बरदस्त उनका ऑर्गेनाइजेशन है। नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर चेहरा है, नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर नेता हैं इस देश के। तो अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हराना है, तो इंडिया गठबंधन को
प्राइम मिनिस्टर के पद का कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा, पहली बात। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है ये मुद्दों के साथ साथ चेहरों का चुनाव है। मजबूरी तो इसी बात की है, कई चेहरे नीतीश कुमार खुद को बताते हैं, ममता बनर्जी खुद को बताती हैं, केजरीवाल खुद को बताते हैं, राहुल गांधी सबसे वरिष्ठ पद जो है दावेदार हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या लगता है लड़ाई बहुत? नहीं, हर आदमी अपने को बताए चेहरा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। गठबंधन कहाँ है, इंडिया गठबंधन कहाँ है फिर? नहीं, इंडिया गठबंधन में सब रीजनल पार्टी मिल करके बीजेपी को हराना चाहती हैं, क्लियर। जी। रीजनल पार्टी के सब कार्यकर्ता नेता ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार उनकी पार्टी का नेता बने। नीतीश जी के लोग चाहते हैं नीतीश जी बने, अखिलेश जी के लोग चाहते हैं अखिलेश जी बने, ममता जी के लोग चाहते हैं ममता जी बने, अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्टर चाहते हैं अरविंद जी बने। कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कांग्रेस का कोई नेता बने, और यदि कांग्रेस का नेता कोई बनता है तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई बीजेपी को रोकने की स्थिति में वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने राज्यों से बाहर नहीं है, इस पर सोचना पड़ेगा। मैं तमाम इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो चेहरा दें, और वो चेहरा कांग्रेस का नेता होना चाहिए। और अगर कांग्रेस का नेता चेहरा बनता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा जो है वो दो ही हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी अगर नहीं बनते हैं तो फिर प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बनाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी ये सब देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन है? यदि इंडिया गठबंधन के लोगों ने कोई चेहरा नहीं दिया तो इसका फायदा ऑटोमेटिकली बीजेपी को मिलेगा। चुनाव जैसे ही शुरू होगा तो बीजेपी कहेगी साहब ये तो बिना दूल्हे की बारात है, हमारे तो मोदी जी आएंगे। अभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसके पहले सेमीफाइनल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों के चुनाव हैं। क्या लगता है कि कहाँ अपने आप को कांग्रेस कहाँ पा रही है? क्योंकि राजस्थान में आपकी सत्ता है, छत्तीसगढ़ में आपकी सत्ता है। क्या लगता है कि अब वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्या वो 5 साल का जो खेला होता है वो बदलाव देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए, टेलीविजन के सामने तो मैं यही कहूंगा ना, हम सब जगह जीत रहे हैं। मैं कैसे कह दूं कि जिस पार्टी के साथ मैं खड़ा हूं वो पार्टी हारेगी? 2 कैंडिडेट हैं इस बार सीएम पद के राजस्थान में। नहीं, सीएम पद के कैंडिडेट 2 हैं 3 हैं ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अंदरूनी कला तो नहीं हो जाएगी, दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, सुरक्षित तो नहीं भेजना पड़ेगा विधायकों को? राजनीति में हर जगह अंदरूनी कला है। वहाँ वसुंधरा जी को लेकर झगड़ा है, यहाँ धामी जी को लेकर झगड़ा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी को लेकर झगड़ा है। कहाँ नहीं है झगड़ा? सियासत में झगड़े सब होते हैं, लेकिन बातचीत करके सब निपटते रहते हैं। सवाल ये बड़ा है कि राजस्थान में 2018 में सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। उनके साथ नाइंसाफी हुई, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, पर अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारी यहाँ सरकार आती है तो मुझे लगता है कि इस बार सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा किया था राहुल गांधी ने, बड़ा परिणाम मिला था। हिमाचल और कर्नाटक 2 राज्य कांग्रेस के पाले में आए थे, और उसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा 2 बहुत जल्दी वो शुरू करने वाले हैं। क्या लगता है अब लोकसभा चुनाव निशाना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी भारत जोड़ो यात्रा 2 का कोई प्लान बना हुआ है। जब प्लान बन जाएगा, घोषित हो जाएगा, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। अभी मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्लान नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, आप आचार्य भी हैं, कल की पीठ के जो है पीठाधीश्वर भी हैं, और राजनीति में भी हैं। कांग्रेस में लगातार आप पैर जमाए अंगद की तरह खड़े हैं और टीवी डिबेट में जमकर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो कांग्रेस यूपी में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, अगर देखा जाए तो एक तरीके से अभी की जो स्थिति है, विधानसभा में 1-2 सीटें हैं, उसके अलावा लोकसभा सीटों की बात करें तो बहुत मामूली सीटें हैं। क्या लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस जैसी पार्टी का यूपी में जो झंडा इकबाल कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या चाहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम? आपके 2-3 सवाल हो गए। पहला आपने कहा कि मैं संत हूँ, कल की पीठाधीश्वर भी हूँ, कांग्रेस का नेता भी हूँ। तो हाँ हूँ। योगी जी गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। उमा भारती जी संत भी हैं, साध्वी हैं, बीजेपी की नेता हैं। साक्षी महाराज बीजेपी की संत तो कांग्रेस को कम सूट करते हैं, बीजेपी को ज्यादा सूट करते हैं, ऐसा स्थिति आज तक देखने को मिलती रही। नहीं, संत तो सत्य के साथ है। उन्हें किसी को सत्य बीजेपी में नजर आता, किसी को कांग्रेस में नजर आता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये सारे जितने साधु महात्मा आपको आज भाजपा में नजर आ रहे हैं, ये तो सब नेहरू जी के साथ थे, इंदिरा गांधी के साथ थे, स्वामी कृपात्री जी महाराज, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। जब वो कांग्रेस के सारे नेता तो बीजेपी में चले गए। आना जाना लगा रहता है राजनीति में, इससे क्या होता है? विचारधारा का सवाल है। तो मतलब परिवर्तन समय के साथ आप भी करेंगे या फिर कांग्रेस? अभी तो ऐसा कोई प्रपोजल मुझ पे बीजेपी का आया भी नहीं है, ना मैंने कांग्रेस को छोड़ने का मन बनाया है। यूपी में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, एक के बाद एक प्रपोजल आते रहते हैं उनके पास। आपके पास प्रपोजल नहीं आया, सही बोल रहे हैं आप या फिर छुपा रहे हैं आप कुछ? मैं इस नाम के किसी नेता को नहीं जानता। आप ओम प्रकाश राजभर को नहीं जानते? मैं यूपी में सिर्फ
जिन नेता को जानता हूँ, एक नेता है योगी आदित्यनाथ, दूसरे हैं अखिलेश यादव, तीसरे हैं मायावती, चौथी है कांग्रेस पार्टी। चौथी है कांग्रेस पार्टी, ये मान लेते हैं आप खुल के? नहीं, आप ऊपर से गिनो तो चौथी है, अभी हम वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चौथे ही हैं। तो इस बार 19 में जो हुआ था वही 24 में, या 24 में कुछ बड़ा होने वाला है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। 1984 में चुनाव हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वर्गीय पिता श्री माधवराव सिंधिया ने उन्हें चुनाव हराया था। तो क्या बीजेपी खत्म हो गई थी? पूरे देश में 2 सीट से लेकर के 300 तक आ गई, तो क्या हम 50 से 250 नहीं आ सकते? अच्छा ये बताइए, जब महंगाई बढ़ती थी कांग्रेस की सरकार में, तो बीजेपी के नेता लगातार वो सिलेंडर हो, प्याज हो, टमाटर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तमाम चीज़ों को लेकर सड़क पे होते थे। क्या लगता है जो विरोध आज कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए करना चाहिए, वो जमीनी विरोध कांग्रेस करने में सक्षम है या फिर कर रही है, नहीं कर पा रही? क्या कहना चाहेंगे इस बात? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस सड़क पे लड़ रही है, राहुल गांधी सड़क पे लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी खूब लड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी ने खूब विरोध किया, लेकिन जनता सुन नहीं रही अभी। एक बहुत ही अच्छा शेर है कि तड़पने में तो कसर कोई नहीं है, तड़पने में तो कसर कोई नहीं है, मगर अफसोस उस पे असर कोई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता पे असर हो, और हमें पूरी उम्मीद है। इसमें हुआ क्या है कि पिछले 9 सालों में बीजेपी ने देश की राजनीति की पिच बदल दी है। पहले मुद्दों की राजनीति होती थी, अब राष्ट्र और धर्म पिच बन गया है। तो जब राष्ट्र और धर्म पिच बन गया है तो राजनीति टोटली डाइवर्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे विपक्ष को ये समझना चाहिए कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। बीजेपी ये चाहती है कि सारे देश की विपक्षी पार्टियां हिंदू विरोधी साबित हो जाएं और एंटी नेशन भी साबित हो जाएं। तो बीजेपी एक अकेली पार्टी रहना चाहती है कि जो ये कहे कि सिर्फ हम हिंदुओं की पार्टी हैं। इस स्ट्रेटजी को विपक्ष को समझना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन बनाने से मोदी नहीं हारेंगे। अगर मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी को शक्ति मिल कहां से रही है। मुझे लगता है यहां कुछ चूक हो रही है। इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे लोग हैं जो वामपंथ के रास्ते पे विपक्ष को ले जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन विरोधी बातें करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि देश में मैसेज ये जा रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये सनातन को मिटाना चाहता है, ये हिंदुओं को क्षति पहुंचाना चाहता है, धर्म के खिलाफ है। तो इस नैरेटिव को मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को बदलना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं सनातन जो है वो उसको गालियां देते हैं। भी स्टालिन ने जो बयान दिया था उसके बाद आपने देखा था। मैं खुद कह रहा हूं ना, इंडिया गठबंधन में जो नेता सनातन के विरोधी हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि सनातन कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ थोड़ी हो सकती है। सनातन के खिलाफ जो होगा वो भारत में राजनीति कैसे करेगा। एक आखिरी सवाल, अमेठी का जो अस्पताल बंद किया गया, बहुत चर्चा में है इस वक्त, जो कि वो 10 जिलों का, रूरल इलाकों का सबसे हाईटेक आधुनिक सुविधाओं वाला वो हॉस्पिटल माना जाता था, उसे एक मौत के बाद बंद कर दिया गया। कारण क्या था? ट्रस्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये वजह थी, या फिर जो वहां पर लापरवाही हुई इलाज में वो वजह थी? देखिए, मुझे लगता है योगी जी को थोड़ा विराट हृदय रखना चाहिए। उन्हें इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अस्पताल न राहुल जी का है, न प्रियंका जी का है, न सोनिया गांधी जी का है, संजय गांधी जी का नहीं है। जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, है ना, उनके नाम पर अस्पताल होते हैं, स्टेडियम्स होते हैं, सड़कें होती हैं, वो अपने साथ थोड़े ले जाते हैं। अस्पताल तो जनता का है। तो इस अस्पताल को बंद करने से कौन परेशान हो रहा है? संजय गांधी, राजीव गांधी, वो तो ऊपर हैं, स्वर्ग में है। जनता परेशान हो रही है। तो योगी जी को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि इसको जल्दी वो उनको खोलना चाहिए और खोलना पड़ेगा। वहाँ की चर्चित सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, तो केंद्रीय मंत्री हैं। सांसद आते जाते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। जनता इस बार अमेठी से राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं? ये तो राहुल जी बताएंगे। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है अभी। ये प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए। चलिए, इनसे बात की, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि अपनी बात रख रहे थे भारत टीवी पर लाइव और एक्सक्लूसिव। आप भी बताइएगा इसे कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।